कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर हमारी नजरें रहेंगी। हम आपको बताएंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के ट्रेड के दौरान। साथ ही आपको बताएंगे अगले 1 घंटे आप क्या कुछ देखेंगे सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग ट्रेड्स पर हमारी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आज कमोडिटी में क्या ट्रेड सबसे असरदार साबित होगा। इसके अलावा इक्विटीज में तत्काल ट्रेड से आपको कहां फायदा मिलेगा, यह आपके सामने रखेंगे। समित चौहान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी और साथ ही आपको बताएंगे वो कौन से छोटे शहर हैं जिन्होंने लगाई है ऊंची छलांग। आज ENIL के नतीजों पर बात करेंगे कंपनी के CEO प्रशांत पांडे से। इसके अलावा 10:30 बजे फोकस रहेगा वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी पर। हमारे साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और साथ ही ऑप्शंस में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए अमित हर्चेकर से समझेंगे। नतीजों के लिहाज से फोकस के EC इंटरनेशनल पर भी रखेंगे। कल दमदार तेजी बनती हुई दिखाई दी थी स्टॉक में और काफी शानदार नतीजे आए हैं। यहाँ से आगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी ये समझेंगे विमल केजरीवाल से। कंपनी के MD और CEO हमारे साथ जुड़ेंगे आज। प्रकाश काबा हर रोज की तरह आपको देंगे फटाफट सलाह आज के ट्रेड्स पर और बात करेंगे इमामी के CEO फाइनेंस से भी। और सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, कहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए आज के ट्रेड में। कच्चा तेल ये रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आज फिर देखिए हल्की मुनाफा वसूली के साथ ट्रेड बनता हुआ। नाइमेक्स करीब $50 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट $52 के आसपास स्थिर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी होगी कि करेंसी मार्केट की ओर से किस तरह का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि करेंसी में हमने देखा है कल के सत्र में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। रुपए में आज भी देखिए $63.62 के आसपास $64 ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रुपया मजबूत हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे आगे डिटेल में कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देख लेते हैं सोने चांदी की ओर से क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना देखिए $1260 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 1262 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। करीब करीब $4 का नुकसान। चांदी भी करीब $16.5 के आसपास ट्रेड कर रही है। कुछ डेटा आया है उस पर भी बाजार आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल डेटा निकल कर आया है। सितंबर में वहां ब्याज दरें बढ़ने को लेकर अटकलें अब फिर से तेज होने लगी हैं। ऐसी स्थिति में कितना एक्शन सोने पर रहेगा और भारतीय बाजार में इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। याद रखिए पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं बेस मेटल्स के दामों में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पर भी देखेंगे कि भारतीय बाजार के लिहाज से ट्रेंड कैसा है, कितना मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल 20 सेकंड बाकी है आज के कमोडिटी मार्केट के ट्रेड के लिए। नजरें रहेंगी आज एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पर भी, चाहे वो सोयाबीन हो, मसालों में लगातार हमने देखा है कुछ दिनों से एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब हमारे रेडार पर रहेगा और देखेंगे किस तरह की शुरुआत बाजारों की होती दिखाई देती है। हम बात करेंगे आज हिमांशु गुप्ता से भी और उनसे जानेंगे कि आज की क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल देखिए कच्चे तेल की किस तरह की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 3150 के आसपास ₹3 की बढ़त पर इनफैक्ट ये ट्रेड खुला है। वहीं नेचुरल गैस में आप देखेंगे हल्की सी गिरावट है। 180 के नीचे इनफैक्ट ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सोना और चांदी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सोना देखिए 28,421 पर, यानी कि ₹168 की गिरावट पर यहाँ पर ट्रेड खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी में ₹360 का नुकसान देखने को मिला है। देखेंगे कितना सस्टेनेबल है ये ट्रेड या फिर एक पुल बैक आएगा। नजरें रहेंगी आज के इस मूव पर। बेस मेटल्स में कॉपर में फ्लैट ओपनिंग, निकल में भी कुछ खास हो नहीं रहा है, लेकिन हल्की सी मजबूती देखने को मिली है। ये स्क्रीन पर साफ झलक रहा है। जिंक 1 से ₹1.5 ऊपर। लेड में हमने देखा है करीब करीब ₹1 की ही बढ़त देखने को मिल रही है। अब एग्री कमोडिटीज आपके रेडार पर लेकर आते हैं और यहाँ पर किस तरह का एक्शन है। सोयाबीन फिर कमजोरी के साथ खुलता हुआ ₹4 की गिरावट। मस्टर्ड सीड में हमने देखा लगभग ₹5 का नुकसान देखने को मिला है। तो थोड़ी सी नरम शुरुआत हुई है इन कमोडिटीज की। चना ₹16 नीचे है। बार्ले यानी कि जौ में हम देख रहे हैं फ्लैट कारोबार और गेहूं में भी हल्की बढ़त पर ट्रेड्स ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसाले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए जीरा ₹40 की गिरावट पर खुला है। हल्दी में भी करीब 7,550 के लेवल्स, ₹24 की गिरावट। और इलायची में फिलहाल कोई ओपनिंग चेक इस समय नहीं देखने को मिला है। कुछ और टाइम लगेगा यहाँ पर ट्रेड्स एक्टिव होने में। लेकिन क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं
और रूपा मेहता से भी लेंगे एक एग्री मार्केट पर चेक। लेकिन पहले सोना चांदी, जहां पर आज हमने देखा है हल्की सी नरमी के साथ शुरुआत होती हुई। क्या कहेंगे हिमांशु, क्या सलाह है? आज बिकवाली का दिन रहेगा या फिर कुछ रिकवरी के आसार है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, जिस तरह से मार्केट्स में डॉलर इंडेक्स में लगातार दबाव बना हुआ है, उस सबके चलते मार्केट्स में लोअर लेवल्स पे हमारा मानना है कि डिमांड आ सकती है और अच्छा सपोर्ट है मार्केट में जो सेटअप बना हुआ है। साथ ही साथ जो मार्केट्स हैं वो कल के जो यूएस की तरफ से एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स के आंकड़े आने हैं उस पर मार्केट की नजर बनी हुई है। और उससे पहले मार्केट में जो पहले पिछले कुछ दिनों से हमने रैली देखी थी उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हमारा मानना है इंटरनेशनल मार्केट्स में 1255-1256 डॉलर एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है गोल्ड के लिए, जहां से दोबारा से खरीदारी देखने को मिल सकती है और मार्केट शॉर्ट टर्म में 1280 से 1300 डॉलर तक देखने को मिल सकते हैं। आज के सेशन में इस गिरावट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 28,420-430 के लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं, 28,350 के स्टॉप लॉस के साथ, और 28,650 से 670 तक का लक्ष्य रख सकते हैं इंट्राडे में गोल्ड में। इसी तरह से सिल्वर में भी 37,700 के लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 38,400 से 38,500 तक के टारगेट्स के लिए, और 37,450 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो दोनों ही कमोडिटीज में आप कह रहे हैं जो गिरावट है उसका फायदा उठाइए, खरीदारी की पोजीशन लेंगे तो बेहतर रहेगा। कच्चे तेल पर आपका रुख क्या रहेगा? यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, एक पुल बैक आने के आसार है? देखिए, ऑलरेडी जो प्राइस बिहेवियर हम लोगों ने देखा है वो एक पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। निचले लोअर से लेवल से लगभग 8 से 9% की एक रिकवरी देखने को मिली थी पिछले 2 हफ्तों में। कल हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन से कम यूएस का जो इन्वेंट्री ड्रॉप डाउन आया, और साथ ही साथ उससे एक दिन पहले जो ओपेक की सप्लाई की रिपोर्ट बढ़ते हुए देखने को मिली है, उस सबके चलते हमारा मानना है कि मार्केट में यहाँ से दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसी सबके चलते 3150, 3160 पर हम लोगों की सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए, 3080 तक के टारगेट के लिए, और 3180 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो 3080 यानी कि आगे कुछ और स्लिप्स देखने को मिल सकते हैं, बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं एग्री कमोडिटीज पर। रूपा, आपकी राय लेना चाहूंगी। आज हमने देखा है थोड़ी सी सॉफ्ट ओपनिंग है, चाहे वो सोयाबीन हो या फिर मसालों की बात करें। किन कमोडिटीज पर आज आपको ट्रेड का मौका दिख रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मसालों के अंदर हमें लग रहा है कि सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए, चाहे वो जीरा हो या टर्मरिक हो। जीरो के अंदर हमें लग रहा है कि प्रेशर कंटिन्यूशन में रह सकता है। अभी थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिया है मार्केट में, लेकिन अगर थोड़ा सा रिकवरी मिलता है 19,000 के ऊपर प्राइसेस मिलते हैं 19,000 से 19,200 की रेंज में, तो वहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाना चाहिए। नीचे में हम एक्सपेक्ट करें कि 18,400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं 19,500 का एक टिकली स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। और दूसरा, हल्दी के अंदर भी प्रेशर जो अब यहाँ से बनता हुआ हम देख सकते हैं। तो 7,600 के ऊपर अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहाँ पर सेल को लेना चाहिए, और नीचे में 7,200 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, और 7,800 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना होगा। रूपा, नॉर्मली हम देखते हैं जैसे जैसे हम त्योहारों के करीब जाते हैं कुछ पिकअप रहता है, डिमांड बढ़ती है। क्या वो नदारत है आजकल मार्केट से? देखिए, अभी एट प्रेजेंट डिमांड जो है मार्केट के अंदर नहीं निकल रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस के अंदर हम बाउंस आता हुआ देख चुके हैं। और हल्दी की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा है। पीछे एक न्यूज निकल कर आया था कि सूखे की कहीं पर आशंकाएं जताई जा रही थी, जिसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ हमने देखा था। ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन सिनेरियो देखें तो काफी अच्छा है। और वहीं जीरे की भी बात करें तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो डिमांड अभी मार्केट में नहीं निकल रही। आने वाले 15 से 20 दिनों में हो सकता है कि एक पुल बैक देखने को मिले, लेकिन अभी जो है ऊपरी स्तरों पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है जो प्राइसेस को नीचे ले जा सकती है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग में रहना चाहिए। नो डाउट आने वाले फेस्टिवल सीजन में आगे 15 से 20 दिन के बाद जो है एक डिमांड पिकअप होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में गिरावट का रुख जो है वो बना रहेगा। फेयर इनफ। जीरे यहाँ पर, और जीरे और साथ ही साथ हल्दी दोनों में बिकवाली की राय यहाँ पर रूपा दे रहे हैं। उनको लगता है अगले 20 दिनों में फिर से एक डिमांड पिकअप रहेगा, तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन लेंगे तो बेस्ट है। बेस मेटल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं दोबारा, जहां पर हमने देखा बहुत ही हल्की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन हर रोज हम देखते हैं कि एशियाई बाजारों से अच्छा तेजी का एक्शन बनता दिखाई देता है। भारत में वो ट्रांसलेट क्या नहीं हो पा रहा है हिमांशु, क्योंकि हम बहुत माइल्ड गेन्स देख रहे हैं? देखिए, क्लियरली जो रुपी में हमने उन लोगों ने कल भी पिछले कल सेशन में लगभग 0.65% का गेन देखा, और 63.50 के लेवल्स को छुआ। उस सबके चलते जो गेन्स इंटरनेशनल मार्केट्स के हैं
वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहे हैं और दबाव भारतीय मार्केटों में देखने को मिल रहा है। इसी सब के चलते आज इंटरनेशनल मार्केट की तेजी के बावजूद मार्केट बहुत माइल्डली शुरुआत तेजी के साथ करते हुए देखने को मिली है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली ये तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स में बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट्स भी कैचअप ग्रेजुअली करते हुए देखने को मिलेंगे। आज के सेशन के लिए जो हमारी पिक रहेगी वो लेड और कॉपर में रहेगी, दोनों में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल मेटल्स फंडामेंटली मैन्युफैक्चरिंग PMI हमने चाइना और US दोनों की तरफ से बहुत अच्छे आते हुए देखे। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स में जो दबाव है उस सब के चलते भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक अच्छी तेजी बनी रह सकती है। आज के सेशन में लेड में 149 के लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है 151.50 तक के टारगेट्स के लिए 148 के स्टॉप लॉस के साथ, और कॉपर में भी 404 के लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 410 तक के टारगेट्स के लिए, और 400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। हिमांशु, आपने जो रुपए की बात की वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से आगे आपको क्या लग रहा है, और मजबूती देखने को मिल सकती है? क्या लेवल्स दिखाई देंगे रुपए में टू डॉलर? देखिए, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि स्पॉट मार्केट में 63.25 से 63.30 तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, और अगर कोई पुल बैक 63.90 के आसपास मिलता है तो पेयर में USD INR पेयर में सेलिंग की सलाह रहेगी। 64 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल कमोडिटीज और करेंसी की चाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, रूपा और हिमांशु, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड्स पर। तो यह है कमोडिटी मार्केट के ओपनिंग एक्शन, लेकिन आगे हम एक बार फिर जायजा लेंगे 11:30 बजे, जब कुछ ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा, और आपको बताएंगे कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए और कौन सी दूसरी कमोडिटीज आप रेडार पर रखें। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड लेकर आएंगे। समित चौहान जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे आज निफ्टी की रणनीति भी। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सौदा आपका CNBC आवाज पर। इक्विटी मार्केट के ट्रेड पर अब नजरें रहेंगी, लेकिन पहले आपके लिए हाजिर करते हैं इस समय का तत्काल ट्रेड। और गोदरेज कंज्यूमर है रेडार पर। किरण जाधव कह रहे हैं कि यहां पर आपने तत्काल प्रभाव से पोजीशन लेनी है। टारगेट रहेगा पहले 945 का, फिर 955 का। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में क्या होगा? 910 रुपए। और बाजार पर आप एक बार नजर डाल लीजिए। यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, यानी कि मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। 10,034 के लेवल्स निफ्टी पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 40 रुपए की पॉइंट्स की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड निफ्टी का बैंक निफ्टी लड़खड़ाया है। और यहाँ पर देखिए करीब 250 पॉइंट का नुकसान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बाजार फिसल रहा है वो बैंक निफ्टी की बदौलत ही है। अगर दिग्गजों पर एक बार नजर डालें कि कहां से प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो अंदाजा लगेगा कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा प्रेशर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कौन सा वो शेयर है जो आज बिकवाली को लीड करता दिखाई दे रहा है। वैसे आप देखेंगे आज के सेल ऑफ में येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB, ये कुछ काउंटर्स हैं जो सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं। इसके साथ ही एक्सिस, कोटक, HDFC तो टॉप लूजर्स फाइनेंशियल काउंटर्स ही हैं। निफ्टी में आप देखिए सपोर्ट कहां से मिल रहा है, IOC, TCS जैसे काउंटर से, लेकिन HD चारों की चारों यहाँ पर जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो लगभग 57 अंकों का दबाव डाल रहे हैं निफ्टी पर इस समय। और यही स्थिति आपकी स्क्रीन पर, यही वजह है कि बैंक निफ्टी के इतने बुरे हाल है। लगभग 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ऐसे क्यूज के बीच क्या रणनीति होनी चाहिए? समित चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल ब्रोकिंग के। समित, गुड मॉर्निंग। एक कमजोर शुरुआत बाजार की, और बैंक निफ्टी स्पेशली बाजार को आप कह सकते हैं ट्रिप कर रहा है, तेजी मड़ंगा डाल रहा है। क्या सलाह होगी, क्या ट्रेड लें? गुड मॉर्निंग अर्षदा। देखिए, लास्ट 2-2.5 वीक में जो मार्केट में रैली आई है उसमें ज्यादा हमने इंडेक्स स्पेसिफिक हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, या स्टॉक स्पेसिफिक हमने लॉन्ग साइड पे पार्टिसिपेट किया है। बट इंडेक्स स्पेसिफिक हमारा यही मानना है ये रैली है, आपको एक बार आपके प्रॉफिट्स बुक करने के लिए यूज करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। सो मच अवेटेड करेक्शन है, वो टाइम करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे टाइम पे टू बी ऑन दी सेफर साइड आप आपके प्रॉफिट्स पहले बुक कर लीजिए। थोड़ी बहुत आप
आपकी जो रैली है वो मिस हो सकती है, बट ऐसे टाइम्स में आपको थोड़े प्रॉफिट बुक करके लाइट रहना चाहिए। ज्यादा इंडेक्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करें, बट बैंक निफ्टी जैसे आपने बताया यस प्रेशर में है और 25,200 के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। आज उसने एक इंट्राडे बेसिस पे एक माइनर ब्रेकडाउन दिया है, तो मैं लगता है कि ये करेक्शन और थोड़ा गहरा सकता है। एक माइनर पुल बैक पे शॉर्ट सेल किया जा सकता है बैंक निफ्टी फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 24,680 और इसमें स्टॉप लॉस 25,020 का होना चाहिए। ओके, तो देखिए 24,680 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दबाव गहराता हुआ दिखाई दे सकता है, यहाँ से और गिरावट की संभावना है, इसीलिए शॉर्ट करके चलेंगे बैंक निफ्टी में, ये समित की राय है। लेकिन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं अब, और कहां पर एक्शन दिख रहा है आज? देखिए मिड कैप इंडेक्स भी दबाव के घेरे में है, स्मॉल कैप्स का जायजा लेंगे। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बाजार में चौतरफा बिकवाली, स्मॉल कैप्स की स्थिति कैसी है? देखिए इंडेक्स को अगर आप देखें तो वहां आपको लाल निशान में ट्रेडिंग देखने मिलेगी। दबाव स्मॉल कैप इंडेक्स में भी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं और खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन है उसकी बात करें तो सबसे पहले तो MTNL की बात करना चाहूंगा, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने कह दिया है कि BSNL के साथ इसका कोई मर्जर नहीं होगा। और उसके बाद देखिए स्टॉक में 3-3.25% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन नतीजों के चलते कुछ स्टॉक्स में आज एक्शन देखने मिल रहा है। उसमें ट्रांसपोर्ट कॉर्प और सिका लॉजिस्टिक जैसे काउंटर है जहां पे 1.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। दो सेक्टर्स जो आज फोकस में है उसमें सबसे पहले है फुटवेयर स्टॉक्स। बाटा के नतीजे आए और उसके बाद पूरे ही फुटवेयर स्टॉक्स में अगर आप देखें पूरे ही सबके सब अच्छे खासी तेजी दिखा रहे हैं। लिबर्टी शूज, मिर्जा, सुपर हाउस जैसे स्टॉक्स में अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्टर तेजी में है वो है शुगर सेक्टर। आपको याद होगा कल भी अच्छी खासी तेजी थी, आज भी जो रैली है वो काफी हद तक कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। द्वारिकेश में 3.5% के आसपास की तेजी, मवाना में भी करीब 3.25% और धारानी में करीब 1.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स के अलावा जिसमें आज अच्छा खासा एक्शन है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, उसमें गोवा कार्बन का काउंटर शामिल है, करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। इंडो थाई तो 10% के अपर सर्किट पे। हैरिसन मलयालम, दरअसल अगर आप देखें तो टी स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम पिकअप होते हुए नजर आ रहा है और हैरिसन में 3% के आसपास की तेजी। पुल लाइट जैसे काउंटर में अच्छे वॉल्यूम के साथ 2% के आसपास की खरीदारी देखने मिल रही है। लेकिन लूजिंग एंड पे जिन काउंटर्स है उनकी बात करें तो MEP इंफ्रा जैसे काउंटर में 3% के आसपास की गिरावट है। जीवी के पावर में आजकल लगातार गिरावट देखने मिल रही है, आज भी 5% के आसपास की दबाव देखने मिल रहा है। यहाँ DB रियल्टी, बॉम्बे डाइंग, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो चुनिंदा स्टॉक से जहां पर एक्शन है, वरना ओवरऑल बाजार में बिकवाली का ही ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है और बैंक सबसे ज्यादा पिट रहे हैं। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें कि टाटा टी के अलार्म बजने से पहले जागो रे कैंपेन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और उससे निपटने के लिए ठोस सुझाव भी दे रहा है। नेटवर्क 18 को इस बात की खुशी है कि हम इस कैंपेन से जुड़े हैं और महिलाओं को लेकर समाज में जो गैर बराबरी है उसे खत्म करने की छोटी पहल जरूर है, लेकिन एक अहम भूमिका हम निभा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप भी इस कैंपेन से जुड़े और jagore.com पर ऑनलाइन पिटीशन जरूर साइन करें ताकि महिलाओं को सुरक्षा और बराबरी दिलाने की हमारी मुहिम को ज्यादा ताकत मिल सके। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मार्केट का मूड आज थोड़ा सा नर्म है, बिकवाली की तरफ ही ज्यादा ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आप देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, 6.5% का नुकसान यहाँ पर। तो ऐसे आपको कई स्टॉक्स मिलेंगे जो पिट रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स पर आपने ट्रेड लेना है? हमारे साथ समित चौहान बने हुए हैं। समित बताइए, क्या तेजी पर फोकस करें या फिर बिकवाली पर, या फिर इधर वेज एक बाय एक सेल लेकर चलें? जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में रहेगी। कुछ स्टॉक्स आपको दिखाएंगे वीकनेस जिसमें प्रॉफिट बुकिंग रहेगा और कुछ स्टॉक जो स्ट्रेंथ है वो आउट परफॉर्म करेंगे। सेल साइड पे KTK बैंक होगा। आज मॉर्निंग फोनर में भी हमने कैनफिनोम दिया था जिसमें एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन अभी दिखाई दिया है। KTK बैंक भी हमें लग रहा है कि यहाँ से और इसमें करेक्शन गहरा सकता है। सो 146, 143 के हमारे नियर टर्म टारगेट्स होंगे KTK बैंक में, इसको शॉर्ट सेल किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 155। सेकेंड स्टॉक बाय होगा बाटा इंडिया, जो हम लास्ट 1-1.5
वीक से इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं, बट स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन मोड में हमने देखा है मूवमेंट। आज इसमें अर्निंग्स के बाद इसमें ब्रेकआउट देखा है हमने ओपनिंग में ही। ये स्टॉक जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है, हमें लग रहा है कि ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगी। 626 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस 594 का रखना चाहिए। ओके, तो बाटा में खरीदारी का मौका से 626 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चले और वहीं आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 594 पर। और समित का मानना है कि कर्नाटका बैंक में भी आप बिकवाली करेंगे, वहां पर और गिरावट के आसार है। 146 143 के टारगेट्स रहेंगे। इस समय इनफैक्ट 6% से ज्यादा का नुकसान रिलायंस कम्युनिकेशन में देखा जा रहा है। वे क्विकली समय जाते जाते बताइए क्या शॉर्ट करके जाएंगे? देखिए, ये स्टॉक को ट्रेड करना काफी डिफिकल्ट है, बट यस यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि स्टॉक में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। बट जिन्होंने रिसेंटली अगर शॉर्ट टर्म व्यू से 20, 22, 23 के आसपास भी लिया होगा, उनके लिए ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। शुक्रिया सामित, हमारे लिए समय निकाल कर अपने ट्रेड्स बताने के लिए। तो आरकॉम इस समय पिटता हुआ, लेकिन समय जैसे कह रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखें। आज इंडेक्स ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। ऐसे में वायदे बाजार में क्या एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद CNBC आवाज के मार्केट्स एडिटर और लेकर आएंगे हम ट्रेडर्स हॉटलाइन। बने रहिए CNBC आवाज पर। कमजोर ग्लोबल संकेत और आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार में गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% से ज्यादा टूटे, लेकिन बैंकिंग शेयरों और मेटल शेयरों से बना ज्यादा दबाव। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार का एक और फैसला। सब्सिडी पूरी खत्म होने तक हर 15 दिन 25 पैसे बढ़ेंगे केरोसिन के दाम। आईओसी और HPCL में 3% से ज्यादा का उछाल। आज आएंगे आईओसी के नतीजे। मार्जिन्स में 2% की बढ़त का अनुमान, लेकिन 22% घट सकती है आमदनी। मुनाफे पर भी दबाव संभव। टाइटन, सीएट और जीवन के नतीजों पर आज रहेगी नजर। कोचीन शिपयार्ड के आईपीओ में पैसा लगाने का है आज आखिरी दिन। रिटेल निवेशकों के लिए 403 से 411 रुपए का प्राइस बैंड। रिटेल निवेशकों के लिए आज हिंदुस्तान कॉपर के OFS में पैसा लगाने का मौका। फ्लोर प्राइस 64 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा 5% का डिस्काउंट भी। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर एक्शन लेना है। आज कमजोरी भरे बाजार में पूछ रहा है, कोई भी सवाल फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 180020097890 पर, या फिर भेजें हमें व्हाट्सएप पर मैसेज 7045220000। ये है हमारा नंबर जहां पर हम लेंगे आपके मैसेज और देंगे सवालों के जवाब। और आज आपकी मदद करने के लिए हमेशा की तरह चार्ट्स देखकर बढ़ाएंगे आपको रणनीति। miteshtakkar.com के मितेश ठक्कर और वायदा कारोबार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित हरचेकर। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। शुरुआत करें उससे पहले अमित, आप बैंक निफ्टी पर अपनी राय दीजिए। 24,800 इस अहम लेवल तक आता हुआ दिख रहा है और इनफैक्ट इसके भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी अब क्या लेवल्स अहम है, कैसे ट्रेड करना चाहिए इन लेवल्स पर? देखिए, हमें लग रहा है कि जो शॉर्ट कवरिंग होनी बाकी थी ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ से जो गिरावट आएगी हमें लग रहा है इवेंचुअली 24,500 की तरफ जाके एक बार थमेगी। तो इस लेवल पे भी सलाह होगी कि आप शॉर्ट करें। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,300 का पोजिशनल बेसिस पे, और हमारा नियर टर्म लक्ष्य 24,300 से 24,400 का बनता है। 300 से 24,400 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर भी मंदी करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग, 25,000 के नीचे है तो ये शॉर्ट बनता है। लेकिन मितेश, आप अपनी दोनों ट्रेडिंग पिक्स बताएं। आपने MGL चुना है खरीदारी के लिए और रिलायंस डिफेंस शॉर्ट करना चाहते हैं, राइट? जी, मेरे ख्याल से अनिल जी यहाँ पर क्लियरली थोड़ा सा एक दबाव का दौर है और 10,030 के नीचे निफ्टी में एक वीकनेस और करीबन 100 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है और हम लोग वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन भी एक्सप्लोर करना चाहिए इस मार्केट्स में। उस हिसाब से रिलायंस डिफेंस को शॉर्ट करेंगे 60 का स्टॉप लॉस लगा के 54 यानी 54 तक के टारगेट्स के लिए। और MGL कंडीशनल बाय है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की संभावना है। आज स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है इतने वीक मार्केट में, और 1018 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा स्टॉक में। तो वहाँ पर अगर वो ब्रेकआउट आज मिलता है या कल मिलता है तो इसमें बाय करें। 999 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1060 के मिनिमम टारगेट्स देखें। ओके, परफेक्ट। ये है राय आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से MGL। लेकिन
कंडीशनल बाय और शॉर्ट करें आप रिलायंस डिफेंस को। चलिए बढ़ते हैं एक स्टॉक की तरफ जो दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, वो है केईसी इंटरनेशनल। जून तिमाही में केईसी इंटरनेशनल ने काफी बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा दुगुना होता हुआ दिखा है, जबकि आज 6% बढ़ी है। कंपनी का मार्जिन 8.5% से बढ़कर 9.25% के आसपास रहा है। और इन नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ विमल केजरीवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केजरीवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बेहद दमदार परफॉर्मेंस रही है इस तिमाही में आपकी कंपनी की। सबसे पहले तो बताएं, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, जहां पहले आप बता रहे थे कि गल्फ कंट्री से थोड़ा दबाव, ये आशंका है, क्या वहां हालात सुधरने के संकेत हैं? किस तरह की परफॉर्मेंस वहां से आई और आगे कैसी रहेगी? देखिए, गल्फ कंट्रीज में जैसे इजिप्ट और जॉर्डन है, वहां तो ठीक हो रहा है। सऊदी अभी भी प्रेशर में है, ज़्यादा काम आ नहीं रहा है, बट ओवरऑल ठीक चल रहा है, क्योंकि हमने हमारा डिरिस्किंग करके बाकी कंट्रीज में कर लिए। जैसे पहले हम लोग सिर्फ सऊदी और अबू धाबी में थे, अब सऊदी, अबू धाबी में, ओमान, जॉर्डन और इजिप्ट में फैल गए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अपना जो जितना बिजनेस मिडिल ईस्ट का है वो आखिर में वैसे उतना ही चलता रहेगा। राइट। घरेलू कारोबार, यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस है सर? सर कहाँ पे? घरेलू कारोबार में, हिंदुस्तान में जो आपका कारोबार है। हाँ, हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो हमारा Q1 के ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 2900 करोड़ की जो हमने ऑर्डर बुक अनाउंस की थी, तो ब्रॉडली सारी की सारी हिंदुस्तान से ही आई थी। तो जो पिछले साल में हमारा जो ऑर्डर बुक का रेशियो थोड़ा इंटरनेशनल की तरफ ज़्यादा हो गया था, इस क्वार्टर में अब फिर बढ़ के 54% डोमेस्टिक हो गया है। हिंदुस्तान में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि स्टेट्स में अभी भी काफ़ी काम आ रहा है, और जो PPP मॉडल पे TBCB में आ रहे थे ट्रांसमिशन में, उन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी काम आ रहा है। राइट। रेलवे और सोलार, यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस है, किस तरह के ऑर्डर्स है और यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आएगी? देखिए, रेलवे में हमारी उम्मीद है कि पिछले साल हमने करीब 400-425 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इस साल करीब 750-800 करोड़ के बीच के रेवेन्यू होनी चाहिए। सोलार में करीब 150 से 400 होनी चाहिए। बट बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से देखें तो रेलवे में काफ़ी सारे टेंडर्स आ रहे हैं, तो रेलवे में ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है आगे बढ़ते हुए भी। सोलार में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आ गए, तो उसमें काफ़ी PPAs में रीनेगोशिएशन हो रहे हैं। प्लस जब GST 18% लगा दिया तो PPA के रीनेगोशिएशन हो रहे हैं, डेवलपर्स थोड़े स्लो जा रहे हैं। तो भारत में सोलार का अभी फिलहाल आई थिंक 3-4 महीने मेरे को लगता है एक स्लो डाउन रहेगा नए ऑर्डर्स वगैरह में, बट रेलवे में काफ़ी अच्छा रहेगा। रेलवे में ऑर्डर्स ज़्यादा आने की उम्मीद। अच्छा, मॉरिशस में आपका शायद इरादा था 500 करोड़ रुपए कंपनी में वहाँ निवेश करने का, क्या कुछ उस पर आगे बात बढ़ रही है? और दूसरा ये कि कैपेक्स प्लान आपके किस तरह के हैं इस वक्त? मॉरिशस में तो हमारा कोई प्लान नहीं है। हमने क्या किया था, हमारे जो SAE में पैसा लगाया था हमने कुछ, वो उनकी होल्डिंग कंपनी मॉरिशस में, इसलिए शायद उसको आपने देखा होगा। हमारा अदरवाइज मॉरिशस में कोई प्रेजेंस नहीं है। और कैपेक्स हमारा करीब 100-125 करोड़ होता है, इस साल हो सकता है 150 करोड़ के आसपास हो। ओके। किस तरह का ग्रोथ आउटलुक दिखा है सर? क्योंकि एक और तो हम देख रहे हैं IIP के नंबर्स और सारे डेटा, जो कोर सेक्टर के डेटा, वो उतने मजबूत दिख नहीं रहे हैं अभी तक। लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पर आपको सिचुएशन में कोई सुधार के संकेत हैं? ऑर्डर बुक के लिहाज से, एग्जीक्यूशन के लिहाज से, क्या कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी और आ रहे हैं इंफ्रा स्पेस में? कैसे दिख रहा है आपको हालात? देखिए, फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि लास्ट क्वार्टर में हमारे को काफ़ी ऑर्डर्स एक तो इंटरनेशनल से Q4 में आ गए और Q1 में आ गए, इसलिए अब ऑर्डर बुक तो हमारी काफ़ी अच्छी है। 13,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और करीब 4,500 करोड़ के हमारे पास L1 है। तो अगले लेट से कि 15 से 18 महीने में तो हमारे को ग्रोथ में कोई इशू दिख नहीं रहा है अभी। थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है उसमें थोड़ी सी अभी भी तेजी नहीं आई है, वो एक थोड़ा सा से शॉर्टकमिंग दिख रही है हमारे को। बट अदरवाइज ओवरऑल फॉर द ईयर ग्रोथ का हमारा 15% का टारगेट है और वो अचीव हो जाएगा हमारा। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पूरे विश्लेषण नतीजों पर केईसी इंटरनेशनल का। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल साहब का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सर, और अपने नतीजों को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो केईसी इंटरनेशनल स्टॉक आज भी दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है कल की तेजी के बाद। चलिए अब लेते हैं दर्शकों के सवाल, और पहले दर्शक दिल्ली से है हमारे साथ राजीव इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार राजीव जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी, अनिल सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सर। पैसा बनाना सर आपने सीएनबीसी आवाज नहीं सिखाया सर। अरे वाह, क्या बात है सर। बिग थैंक यू सर एंड गॉड ब्लेस यू सर। आपको भी सर, और बहुत बहुत पैसा बनाया। बताइए सर, क्या मदद की जाए आज आपकी? हाँ सर, मैंने निफ्टी की कॉल ली थी सर कल 10,400 की, प्राइस 23 रुपए 65 पैसे में। 10,400 का कॉल खरीदा है आपने, क्या भाव मिला सर? 23.65।
24 रुपए मान ले राउंड फिगर में, और अब चल रहा है 12-13 रुपए। चलिए ठीक है, होल्ड किया जाए, अभी पूरा महीना बाकी है, अभी भी काफी कुछ बताएं अमित, क्या राय होगी इनके लिए, या फिर बेचकर निकल जाए? देखिए, अगर हम एफआईएस की क्यूमुलेटिव पोजीशंस देखें फ्रॉम 1 जुलाई, तो करीबन उन्होंने 4000 करोड़ का नेट सेलिंग किया है इंडेक्स फ्यूचर्स में अब तक। तो हमें लग रहा है कि बाजार में यहाँ से करेक्शन की काफ़ी उम्मीद है, एंड डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा है। तो सलाह होगी कि तुरंत आप कॉल ऑप्शंस में अपना लॉस बुक करके निकल जाए। राजीव जी, एक काम और कर सकते हैं आप, आज की क्लोजिंग देख लें, अगर 10,000 के नीचे निफ्टी की क्लोज होती हुई नजर आए, एक चांस और ले लीजिए। अब आपके लिए रिस्क तो 12-13 रुपए की है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो एक चांस ले लें। अगर 6 दिनों से निफ्टी 10,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है, अगर आज भी 10,000 के ऊपर ही क्लोज हो, तब तो थोड़ी उम्मीद रखें। जिस दिन 10,000 के नीचे क्लोज होता दिखे निफ्टी स्पॉट लेवल पर, उस दिन आप अपने कॉल ऑप्शन से निकल जाएं, वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार अमित हरचकर से पूछेंगे हम उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, और साथ ही लेंगे दर्शकों के सवाल। बाजार है 150 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर नुकसान 45 अंकों का है इस वक्त। बैंक निफ्टी जरूर काफी कमजोर है 250 अंक, लेकिन 24,800 के आसपास थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। इस पर जरूर आप नजर रखें। आगे बढ़े उससे पहले अमित हरचकर से पूछते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। बताएं अमित। देखिए, मेरी सारी पिक्स नेगेटिव की तरफ ही है। पहला जो शॉर्ट ट्रेड है वो HCL टेक का है। इसमें एक बेरिश पिरियड बनते हुए दिखाई दे रहा है, और हमें लग रहा है कि इसका जो नियर टर्म टारगेट है अराउंड 810 का बनता है। सलाह होगी कि शॉर्ट करे, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 910 क्लोजिंग बेसिस पे। दूसरा जो शॉर्टिंग कैंडिडेट है वो DHFL है। उसमें एक बेरिश राइजिंग वेज कंप्लीट हो चुका है, और हमें लग रहा है कि स्टॉक में यहाँ से 7 to 8% की गिरावट आ सकती है। सलाह होगी कि 475 के स्टॉप लॉस से आप इसका भी फ्यूचर शॉर्ट करें। एंड जो तीसरा जो है शॉर्ट कॉल, वो अंबुजा सीमेंट है। इसका हमारा लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स का व्यू है। हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें बेरिश ट्रायंगल कंप्लीट हो चुका है, और स्टॉक में यहाँ से काफ़ी गिरावट आ सकती है। सलाह होगी कि 273 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करे। शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा 245 बनता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। शॉर्ट साइड पर सारे आइडियाज आ रहे हैं, अंबुजा, DHFL, HCL टेक, ये तमाम स्टॉक से जो बेचना चाहते हैं। अमित, ऑप्शंस में भी कोई शॉर्ट साइड पर ही रणनीति है? बिल्कुल। देखिए, एक इन्फोसिस एक स्टॉक है जिसका लॉन्ग टर्म चार्ट हमें काफ़ी नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर मल्टी ईयर चार्ट पे दिख रहा है, जिससे कि 25% इजीली डाउनसाइड आ सकता है। सलाह होगी कि आप 1000 का इसका पुट ऑप्शंस ले। उसका वैल्यू अराउंड 24 to 26 चल रही है अभी। आपको स्टॉप लॉस रखना है 7 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और हमारा लक्ष्य शॉर्ट टर्म में 910 है, जिससे कि इस पुट की वैल्यू एटलीस्ट 70 to 80 रुपीज बढ़ जाएगी। ओके, इन्फोसिस का पुट खरीदें 1000 का, 25 रुपए के आसपास, 7 रुपए का स्टॉप लॉस, 70 रुपए का लक्ष्य, यानी कि अच्छी खासी मंदी दिख रही है इन्फोसिस में इस वक्त अमित को। चलिए ये नजर में रखिए आप। लेते हैं अगला सवाल, और थाने से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं मनीष इस वक्त फोन लाइन पर। मनीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। सर, मेरे पास जगडाल का कॉल है 400 के स्ट्राइक रेट का। ओके, 2 लॉट है। और दूसरा भाव, क्या भाव मिला वो बताइए। लॉट तो ठीक है, क्या भाव मिला? 11 रुपए मिले। 11 रुपए। और क्या है? और दूसरा इंडिगो का कॉल है 1300 के स्ट्राइक रेट का। ओके, उसमें भी 2 लॉट 47.20 में लिया हुआ है। 47.20। ओके, चलिए एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। पहले तो जस्ट डायल 400 रुपए का कॉल ऑप्शन। अमित आपके लिए एक सवाल है, ये इन्होंने खरीदा है 11 रुपए में, आउट ऑफ द मनी है इस वक्त, 365 चल रहा है। बताइए क्या करें, इसी वक्त बेच दें या थोड़ा होल्ड करने में समझदारी? देखिए, कल ही हमने कुछ क्लाइंटों को इसमें शॉर्ट कराया था, तो हमें लग रहा है कि इसका जो लक्ष्य अराउंड 320 का बनता है, जो कि अराउंड 15% डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए सलाह होगी कि आप लॉस बुक करके निकल जाएं। ओके, लॉस बुक करके निकल जाए। इंडिगो 1300 वाला कॉल ऑप्शन खरीदा है 47 रुपए में, प्रीमियम बड़ी दी है इन्होंने, ज़्यादा दूर नहीं है, 1280 पर ट्रेड कर रहा है। तो इस कॉल ऑप्शन में क्या करना चाहिए? देखिए, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी एक बेरिश पेंडेंट दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमें लक्ष्य अराउंड 1210 का नीचे ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सलाह होगी कि आप इसे काट ले। अगर आपको थोड़ी उम्मीद चाहिए तो 1270 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। अगर वो टूटता है तो इसमें काफी गिरावट आ गई। ओके, चलिए तो ये नजर में रखें आप लेवल्स जो बताएं अमित ने। जालंधर से गुरजीत सिंह हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। गुरजीत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार जी। सर मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 2 लॉट हैं, 159 से लिए हैं। ओके,
और ओबीसी का एक लॉट है 157 पे लिया है। बैंक ऑफ इंडिया 159, ओबीसी 157, दोनों में आपकी खरीदारी और दोनों ही बैंक है बड़े भारी। सर कहीं स्टॉप लॉस लगाया नहीं है आपने, लगता है ना? चलिए अभी पूछते हैं मितेश। नहीं लगाया। ये गड़बड़ हो गई। थोड़ा स्टॉप लॉस का ध्यान रखें सर, खासतौर से पॉलिसी के समय है ना, थोड़ा बैंक्स बड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उस समय तो जरूर ध्यान रखें। चलिए बैंक ऑफ इंडिया 159 की खरीद है मितेश जी, पहले इस पर राय दें, फिर ओबीसी पे पूछता हूँ मैं आपको। 157 की वहाँ भी खरीद है, दोनों ही बता दें। देखिए अनिल जी, आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया में एक्चुअली एक स्टॉप लॉस लग चुका है, परंतु अब इन्होंने जो नहीं लगाया उसके लिए नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो सपोर्ट है वो 152 रुपये 70 पैसे के आसपास का है, करीबन यहाँ से 3.5-4 रुपये नीचे का है। मितेश जी, ये कैश के लेवल से मितेश 152 का इंतजार करने के बजाय फिर अभी ना निकल जाए, अभी तो इतना भारी भरकम नुकसान नहीं, फिर भी 2.5-3 रुपये ही है तो। ये आई थिंक मैं देखिए एक टाइट स्टॉप लॉस दे सकता हूँ, परंतु बेटर स्टॉप लॉस 152 पे 70 पैसे का होगा, और टाइट स्टॉप लॉस लगाना तो 154 का लगाएं, और बाउंस बैक में 162 से 163 के बीच में निकल जाएं स्टॉक में। आई थिंक क्लियरली बैंक में थोड़ा दबाव है, और बैंक निफ्टी आज निफ्टी से थोड़ा सा न सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहा है, वीकनेस दिखा रहा है, परंतु क्लियरली ओवरबॉट लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं यहाँ पर। तो 154 का लगा लें, या फिर अगर होल्ड कर सकते हैं तो 152-70 एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा। इनकी चॉइस है आई थिंक जिसमें भी वो लेना चाहें, और बाउंस बैक में 162-63 के आसपास निकलने की तैयारी रखें। ठीक है, तो ये दोनों ही गुरजीत जी जो लेवल्स बताएं मितेश जी ने, उनको आप ध्यान में रखिए। बैंगलोर से अगले दर्शक है राजीव फोन लाइन पर इस वक्त। नमस्कार राजीव जी, बताइए सर क्या ट्रेड किया आपने? हाँ जी, मेरे पास 10 लॉट है वोकआउट फार्मा के, 609 पे शॉर्ट किए मैंने। शॉर्ट किए हैं कब? हाँ, रिजल्ट के पहले या बाद? मैंने सर पहले किए थे, आधे पहले किए थे और आधे बाद में। तो सर कल तो मौका मिला आपको, 575-80 कुछ हुआ था नीचे में, जहां तक मेरा ख्याल है, राइट? हाँ जी, 575 के आसपास गया था, फिर उस समय मैंने और शॉर्ट किए थे, तो अब शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बैन आ रहा है। अब तो बैन हो गया अभी तो, इसलिए आज बैन में आने के बाद ही 2.5% चढ़ा है एक्चुअली स्टॉक, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी हो रही है। तो चलिए पूछ लेते हैं अभी मितेश, बताइए क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि 609 की इनकी शॉर्ट पोजीशन है, आज का हाई भी 609 ही है और बैन में है, तो अब एक बार काट सकते हैं ये पोजीशन, ज़्यादा बस वही कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इन्हें? आई थिंक 610 का स्टॉप लॉस लगा ले, ठीक है। चांसेस है कि जो कि कॉस्ट के पास में है, परंतु चांसेस है कि वापस से स्टॉक, आई थिंक स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, तो चांसेस अच्छे हैं कि वापस से स्टॉक इनको 575, 570, 565, आई थिंक वहाँ पे एक थोड़ा सा एक अच्छा सपोर्ट भी है, पुराने स्विंग लोज भी हैं, तो 575, 570 के आसपास काटने की तैयारी रखें, और 610 का स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे लगता है कि अभी भी चांसेस बेटर है कि आपको नीचे की तरफ प्रॉफिट में ट्रेड करेगा। ओके, चलिए तो ठीक है। आज का हाई या आपकी कॉस्ट समझ लीजिए राजीव जी, दोनों ही चीज़ सेम ही है, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर एक चांस लीजिए। आज जब बैन में आया, शॉर्ट कवरिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद स्टॉक फिर से ढीला हो सकता है। वैसे बढ़ने का तो कोई रीजन है नहीं इस नतीजों के बाद, लेकिन फिर भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ तो सकता है, और बैन में गया भी इसीलिए क्योंकि शॉर्ट्स बहुत बन गए थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद और लेंगे हम दर्शकों के सवाल। 135 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 40 अंकों का। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। मुंबई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर राजेश जैन। जैन साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार अनिल जी, आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। और आपकी मुस्कुराहट के साथ ही शेयर बढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने एक सवाल आपसे किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर हमारे मुस्कुराहट से बढ़ जाए तो फिर हम दिन भर मुस्कुराते ही रहे, लेकिन सर आपके चेहरे पे ऐसा है नूर की, हम क्या बोले। बताइए क्या मदद की जाए आपकी सर। मेरा सर 22 रुपए का एक लॉट में 1 महीने से 1.5 महीने से रोल ओवर कर रहा हूँ जी, तो उसे आप बताइए कि उसे मैं होल्ड करके रख सकता हूँ कि उसे सोल्ड आउट कर दीजिए। ठीक है, जेपी एसोसिएट ना 22 रुपए की आपकी खरीदारी है, ठीक है ना? जी सर। तो आपको पोजिशनल स्टॉप लॉस चाहिए। जी मितेश बताएं, जेपी एसोसिएट 22 रुपए में खरीदा, एंट्री तो सही हो गई है, ऊपर में तो 28-29 भी गया था, थोड़ा नीचे आया है अभी, तो एक अच्छा स्टॉप लॉस इनको दे दें कि जिसके नीचे जाए तो फिर ये अपनी पोजीशन से निकल जाए, प्रॉफिट भी ना जाए पूरा, और कुछ बढ़िया लेवल्स बताइए इन्हें। 23 रुपये 30 पैसे, आई थिंक थोड़ा सा और नीचे, यहाँ से करीबन 1.25 रुपये नीचे, परंतु अच्छा स्टॉप लॉस वही है, और वो नहीं तोड़ता है तो मुझे फुल चांसेस लगते हैं कि स्टॉक वापस से 28 की तरफ बढ़ेगा। 28-29 में मेरे ख्याल से यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने का देखिए। अच्छा लेवल बताइए, मैं मिस कर गया, मैंने बराबर नहीं सुना। मितेश जी क्या बताया आपने लेवल? जी अनिल जी, 23 रुपये 30 पैसे कैश का लेवल है। ओके, आई थिंक वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ये नहीं टूटता है तो मुझे लगता है कि 28 और चिप टूटने के चांसेस काफी कम है। या इंट्राडे में
जी, क्लोजिंग बेसिस पे रखें तो बेटर होगा आई थिंक, और उसके करीबन 20 पैसा नीचे इंट्राडे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये नहीं टूटने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। और 28 के आसपास वापस बाउंस बैक में मिलता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करें। आई थिंक 28-29 एक डिफिकल्ट लेवल रहेगा स्टॉक के लिए क्लियर करना इमीडिएटली एटलीस्ट। बिल्कुल राजेश जी, मुनाफा बनेगा, आप चिंता मत कीजिए। 23-30 कैश मार्केट का ये लेवल है, इसके नीचे बंद होते ही आप प्रॉफिट बुक करें। आज सुबह मैं वागले साहब से भी पूछ रहा था, उनका भी यही कहना था कि 23 रुपये के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 23 आपके भाव से फिर भी ऊपर रहेगा, तो चिंता मत कीजिए, होल्ड कीजिए पोजीशन। 28-29 के पास आए तो या तो फिर से पूछ लीजिए या फिर वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ये आपके लिए राय। विदा लेंगे आपसे। मितेश जी शुक्रिया आपका, और अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार कमजोर जरूर है, थोड़े स्टेबल होने की कोशिश अब करते हुए दिख रहे हैं। 10,050 के थोड़ा नीचे है निफ्टी, और सेंसेक्स 140 अंक नीचे। बैंक निफ्टी 24,800 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हेमंत गई जुड़ेंगे आपके साथ, लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स प्रकाश गाबा आपको देंगे उन पर राय, और साथ ही नतीजों का सीजन है और नतीजों पर बातचीत करने के लिए ENIL, जिसे आप जानते हैं रेडियो मिर्ची के नाम से, इनके CEO प्रशांत पांडे साहब जुड़ेंगे, विस्तार से बताएंगे अपने नतीजे इस ब्रेक के बाद। खराब ग्लोबल संकेतों के कारण बाजार में गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी 0.5% से ज्यादा टूटे। मिड कैप शेयरों पर ज्यादा प्रेशर। बैंक शेयरों ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी करीब 1% टूटा। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बिकवाली हावी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार का एक और फैसला। सब्सिडी पूरी तरह खत्म होने तक हर 15 दिन में 25 पैसे प्रति लीटर केरोसिन के दाम बढ़ेंगे। HPCL, BPCL, IOC भागे। और आज आएंगे IOC के नतीजे। मार्जिन में 2% बढ़त का अनुमान, लेकिन 22% घट सकती है आमदनी। मुनाफे पर भी दबाव की संभावना। टाइटन, सीएट और उज्जीवन के नतीजे भी आज। और कोचिन शिपयार्ड के IPO में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 403 रुपए से 411 रुपए का है प्राइस बैंड। और रिटेल निवेशकों के लिए आज हिंदुस्तान कॉपर के OFS में पैसा लगाने का आखिरी मौका। फ्लोर प्राइस 64.75 रुपए। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी। यह क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार ने ये माना कि अगला रेट कट आने में थोड़ा समय लगेगा, और इसीलिए देखिए बैंकिंग शेयरों में खुलते ही बिकवाली हावी हुई। और कल भी सेकेंड हाफ में बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला था। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और इसीलिए बाजार में दरअसल प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये पॉकेट है जो सबसे ज़्यादा दबाव डाल रही है, और सरकार चाहती है कि ब्याज दरें बैंक और घटाएं। RBI ने एक 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट दिया, जो बाजार में फैक्टर इन था, और इसीलिए देखिए आज दबाव देखा जा रहा है। PSU बैंक सबसे ज़्यादा पिटे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी कोई राहत की बात नहीं। चलिए अब देखना होगा सेकेंड हाफ में रिकवरी लौटती है या फिर ये गिरावट जारी रहती है। लेकिन बात करते हैं नतीजों की, और जून तिमाही में ENIL के नतीजे आए। नतीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के CEO प्रशांत पांडे साहब। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। गुड मॉर्निंग। बताइए कैसी रही है तिमाही आपके लिए? मैं होप करता हूं कि मैं बहुत ही खराब रही है। ऑफ कोर्स ये क्वार्टर आप जानते हैं हमारा रेवेन्यू पहली बार गिरा है। कई सालों के बाद एक क्वार्टर ऐसा आया है जब हमारा रेवेन्यू गिरा हुआ है। तो ये हमारे लिए अच्छा क्वार्टर तो नहीं रहा हुआ है, लेकिन उसके बारे में अगर आप बोले तो मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि पिछले नवंबर से आप देख रहे होंगे कि मीडिया सेक्टर्स को काफ़ी हेडविंड्स फेस करना पड़ा है। पहले तो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट पूरा नज़र से दिखा था नवंबर में, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में उसका असर अप्रैल में भी कंटिन्यू हुआ थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक वो ख़त्म होता तब तक GST का रोल आउट आ गया, और जून के महीने में GST का पूरा उसका दबाव दिखा है। और इन बिटवीन रेडियो सेक्टर के लिए जो रियल एस्टेट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रियल एस्टेट मार्केट को रेरा का बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है। उस वजह से ये फैक्टर्स की वजह से जितने भी मेजर एडवर्टाइजर्स होते हैं रेडियो पे, जो टॉप कैटेगरीज होती हैं, फिर वो गवर्नमेंट हो या वो रियल एस्टेट हो या FMCG हो, वो सब सेक्टर्स में वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, और उस वजह से पूरा रेडियो इंडस्ट्री ने खराब परफॉर्मेंस बताया हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट, जो हमारा सबसे बड़ा एडवर्टाइजर होता है, जो लास्ट क्वार्टर में हमारे लिए 19% जिसका वेट था, उस एडवर्टाइजर ने ऑलमोस्ट 35 to 40% अपना वॉल्यूम कम किया है इस क्वार्टर में। उस वजह से रेडियो सेक्टर के ऊपर दबाव दिखा है इस क्वार्टर में। तो सर, ये तो आपने सारी बातें बताई।
पिछली तिमाही की, क्योंकि हम शेयर बाजार में ट्रैक कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन का तो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, जीएसटी को भी अब बाजार ने पचाना शुरू कर दिया है, रेरा में हम देख रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स अब रजिस्टर हो रहे हैं। ये बताइए अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये क्वार्टर जो आप कह रहे हैं खुद खराब था, ये बॉटम आउट हो गया है या एक आध क्वार्टर और पेनफुल रह सकता है, या आपको लगता है अब यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए जुलाई का महीना तो ऑलरेडी चला गया है और जुलाई का महीना बहुत ही खराब गया है। ओके। और उसका रीज़न रहा है बेसिकली जीएसटी के अंडर जो जितने भी डिसरप्शन हुए हैं, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुए हैं, कई सारे कंपनीज ने अपने ब्रांड लॉन्चेस डिले किए हुए हैं। कई और कंपनीज ऐसी रही हैं स्पेशली रियल एस्टेट वगैरह में जिन्होंने थोड़ी सी लगाम लगाई हुई है अपने प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि उनको अभी तक क्लियरेंसेज नहीं मिली हुई हैं। तो जुलाई का महीना तो बहुत ख़राब गया है और मैं सोचता हूँ कि जब तक कम से कम सीज़न नहीं आता, मतलब मुंबई में जैसे गणपति को कहते हैं कि सीज़न का अराइवल होता है, 25 अगस्त के आसपास गणपति है, उसके पहले 15 अगस्त आता है जब काफ़ी सारी कंपनीज का सेल शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ 15 अगस्त या एंड ऑफ अगस्त तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद आई थिंक सीजन बहुत अच्छा जाएगा और रिकवरी के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो पिछले साल से बेटर होगा ये फेस्टिवल सीजन, हम लोग फेस्टिवल सीजन कहते हैं, साउथ में भी देखिए ओनम शुरू हो जाता है, आपने मुंबई की बात करी, गणपति, तो अगस्त से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो जाती है। तो ये सीज़न पहले सीज़न से बेटर हो सकता है क्या? मैं सोचता हूँ कि ये सीज़न पिछले साल से बेटर रहेगा और स्पेशली नवंबर 8 के बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नवंबर 8 के बाद लो बेस का इफेक्ट का एडवांटेज भी मिलना शुरू हो जाएगा इस साल। और दिवाली के टाइम पे भी इस टाइम पे रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मच बेटर आएंगे, क्योंकि जितने भी एडवर्टाइजर्स थे उन्होंने अपने स्पेंड्स को होल्ड बैक करके रखा हुआ है और अब वो एग्रीगेटेड फॉर्म में आप देखेंगे कि वो सितंबर से शुरू हो जाएंगे। ओके। और सर किस तरह के मार्जिन का आउटलुक आप देना चाहेंगे स्ट्रीट को? देखिए हम लोग की कंपनी ने इस पीरियड ऑफ टाइम में मार्जिन्स पे ही फोकस किया हुआ है और रिसीवेबल्स पे फोकस किया हुआ है और हमारे रेडियो बिजनेस में हमारी जो ईल्ड होती है उसमें हमने 10 से 12% की इंक्रीज देखी हुई है, जो हमें शायद पिछले 5 साल में कभी इतनी ज़्यादा इंक्रीज एक क्वार्टर में देखने को नहीं मिली हुई है। जो हमारे नॉन रेडियो बिजनेस है जिसे हम एक्टिवेशंस कहते हैं या कॉन्सर्ट्स बिजनेस कहते हैं, वहाँ पे हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने महसूस किया है, क्योंकि हम लोग ने फोकस किया है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और इस वजह से कंपनी के मार्जिन्स एक्चुअली इंप्रूव हुए हैं जितने भी रेडियो जो नॉन रेडियो बिजनेसेस हैं। तो इसका बेनिफिट ऑफ कोर्स पूरे साल तक हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से कोशिश रही है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस के ऑक्शंस हों, क्या तैयारी है ENL की? और आपके हाथ भी काफ़ी सारे और स्टेशंस लगे थे जब बोलियां लगाई गई थी, कैसा रहा है बाकी का कारोबार, ये बताइए। देखिए अब हमारे पूरा नेटवर्क है वो 73 स्टेशन स्ट्रांग है और कई स्टेशन अभी लॉन्च करने बाकी है, लेकिन 6 महीने के अंदर जब सारे लॉन्च हो जाएंगे तो हम 73 स्टेशन तक हम पहुंच जाएंगे। गवर्नमेंट अब 3rd बैच के ऑक्शंस के लिए तैयार हो रही है और मुझे लग रहा है कि कुछ महीनों के अंदर गवर्नमेंट ऑक्शंस करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी कुछ जो पॉलिसीज़ में गलतियां हैं वो अगर नहीं सुधारेगी तो मुझे नहीं लगता कि 3rd बैच में या उसके आगे जो बैच ऑक्शंस होंगे उसमें उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। इवन 2nd बैच में गवर्नमेंट को बहुत ही कम सक्सेस मिला है, इनफैक्ट मे बी 75% जो उन्हें एक्सपेक्टेशन था वो तो अचीव ही नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़े चेंजेस करेगी और अगर उसके बाद अगर ऑक्शन करती है तो मुझे लगता है कि रेडियो को अभी पूरा ग्रोथ का बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी 150-200 शहरें और बाकी हैं जहाँ रेडियो लॉन्च हो सकता है और वो होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी सुधार करेगी तो और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं सरकार को इस माध्यम से बताने के लिए? क्या क्या तो मुझे याद है करीब 21 स्टेशंस में आपने बोलियां जीती थी पिछले राउंड में। बिल्कुल, 2nd बैच में हमने 21 स्टेशंस जीते थे। मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रिजर्व फी गवर्नमेंट ने सेट की है, मतलब जिस पॉइंट से ऑक्शन शुरू होता है वो पॉइंट इतना हाई है कि कोई बिड ही नहीं करता। ओके। क्योंकि वो वायबल नहीं है। और वो इतना बिड हाई क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो उनका जो फॉर्मूला था वो कोई और शहरों के बेसिस पे बनाया हुआ है। वो और शहर जो बहुत बड़े हैं साइज में, उनको बेस लेके इन्होंने यहाँ पे रिजर्व फी सेट की हुई है, इसलिए कंप्लीटली अनवायबल हो जाता है और इसी वजह से 2nd बैच भी 80% फेल हुआ है। ओके। तो सबसे पहले तो उनको रिजर्व फी उनको बंद करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। 2nd चीज है कि ये लोग के पास बहुत सारे आर्बिट्ररी इन्होंने कैप्स लगाए हुए हैं। एक कैप है कि भाई कोई भी एक रेडियो ब्रॉडकास्टर कुछ 70-80 स्टेशन से ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता। ठीक बात है। एक दूसरा कैप लगाया हुआ कि एक शहर में एक प्लेयर
एक स्टेशन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में। तो ये सब जो कैप्स हैं ये सिर्फ रेडियो पे लगाए गए हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। और जैसे आज पेपर में भी आया है कि TRAI और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये पॉलिसीज़ को ज़रा लिबरलाइज करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सरकार इस चीज़ को ज़रूर सुन रही है और उम्मीद यही की जाए कि और लिबरलाइजेशन देखने को मिले। काफ़ी लिबरलाइजेशन इस सेक्टर में हुआ है जिसका फ़ायदा भी हुआ है और एम्प्लॉयमेंट भी इससे काफ़ी जनरेट होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब आपका समय निकालने के लिए और आज CNBC आवाज़ पर आकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। अब आपके सवालों के फटाफट जवाब देते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी। सर गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं आज मार्केट में, कैसे अप्रोच करेंगे बैंक निफ्टी को? वीकली एक्सपायरी भी है और निफ्टी पर भी क्या कॉल है? गुड मॉर्निंग। मुझे भी लगता है कि निफ्टी अब भी जो ट्रेंड है स्टिल इंटैक्ट है। 10,000 का जो लेवल है बहुत अहम लेवल है, इसके ऊपर क्लोज करना ज़रूरी है, तब तक कह सकेंगे कि ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। हाँ, अगर 10,000 ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मुझे लगता है कि हम फिर एक कंसोलिडेशन के दौर में चल रहे हैं। ट्रेंड प्योरली इंटैक्ट है जब अब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। रही बात बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर लगता है कि 24,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, ये एक अहम लेवल है। इसके ऊपर ही ठीक है, इसके नीचे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन कंसोलिडेशन यहाँ भी चल रहा है, वीकनेस अब तक नज़र नहीं आ रही। चलिए, तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इस समय और बहुत बड़ी तेजी के बाद ये बात जायज़ भी है। बिल्कुल। चलिए, सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट तो जुड़ ही चुके हैं और अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मिराज खान साहब ने सवाल पूछा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर 500 शेयर हैं, 233 रुपए के भाव पर 3 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, साइडवेज मूव आ सकते हैं। अपर रीजन पे आगे 250 के हैं, 220 का स्टॉप लगाकर चले तो सही रहेगा। सहयोग जी ने नागपुर से सवाल पूछा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 140 शेयर हैं 1123 रुपए के भाव पर और इनको बड़ा नुकसान हो रहा है, करीब 102 रुपए प्रति शेयर का। यहाँ क्या करें, स्टॉप लॉस कहाँ रखें? स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से 950 का, ये जरूरी है। ये ब्रेक हो जाता है तो फिर वाइंड अप करना चाहिए, फिलहाल होल्ड करना चाहिए। बेचने की जगह कहाँ है? 1100 और कॉस्ट के आसपास ही है। और नितिन चौहान साहब अहमदाबाद से सवाल पूछा है इन्होंने, देना बैंक के 500 शेयर हैं 35 रुपए 15 पैसे के भाव पर, इनको भी करीब 2.25 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, इनके लिए क्या राय है? यहाँ अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं लॉस बुक कर लेता, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है और भी थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, इसलिए एग्जैक्ट 2 रुपये नुकसान कुछ खास नहीं है। बिल्कुल मुश्किल में है बैंक, निकल जाइए यहाँ से। सुमन जी हैं, सुमन जी सिलीगुड़ी से अपना फोन पूछा है, सवाल इन्होंने पूछा है, गुजरात बोरोसिल के 200 शेयर हैं 94 रुपए 35 पैसे पर इन्होंने खरीदे और इनके भाव से थोड़ा सा ही नीचे है, इनको क्या सलाह होगी? होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ी और भी गिरावट देख सकेंगे, शायद एक लेवल 80-82 का भी देखें, लेकिन घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। बेचने की जगह 110 से 115 होल्ड कीजिए, वक्त लगेगा और कंपनी भी अच्छी है, घबराने की बात नहीं है। अमन खेड़ा जी ने सवाल पूछा है, सुजलॉन पर 2000 शेयर 19 रुपए 35 पैसे के भाव पर इनकी खरीद है, इनके भाव से 1 रुपए नीचे है, इनको क्या राय है? ये ट्रेडिंग का स्टॉक तो नहीं है, ये स्टॉक मेरे ख्याल से बाय एंड होल्ड है, लेकिन 2 या 3 साल के नजरिए से ठीक नजर आ रहा है। यहाँ पर लोअर लेवल्स में बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। राहुल जी हैं इंदौर से, CDSL खरीदा इन्होंने 400 रुपए के भाव पर 500 शेयर और बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती CDSL में, उसके बाद अचानक से गिरा भी 62 रुपए 63 रुपए प्रति शेयर का नुकसान, इनको क्या राय? वेल थोड़ी अपर रीजन्स में लगता है कि 5-7 दिल पेन जब IPO के बाद जब चला था वो, उसके बाद जो बिकवाली शुरू हो रही है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 335 का। ये ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अहमदाबाद से NB उर्मिल साहब ने अपना सवाल भेजा हमें, चेन्नई पेट्रो पर 400 शेयर खरीदे इन्होंने 419 रुपए के भाव पर। चेन्नई पेट्रो के नंबर्स भी आने वाले हैं अब कल और ये शेयर इस पोजीशन पर इनको हो रहा है 2 रुपए प्रति शेयर का नुकसान, इनको क्या राय है? होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 380 के हैं। साइडवेज मूव भी मिले, घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। अप मूव ऑन है, सेल सिग्नल मिला नहीं है, जहां पर 200 में बाय सिग्नल मिला था अब तक सेल सिग्नल नहीं मिला। बिल्कुल, और नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद की जा रही है। रीना जी हैं ग्वालियर से,
जी खरीदा 50 शेयर 550 के भाव पर, जी एंटरटेनमेंट, और इनको हो रहा है 10 रुपए प्रति शेयर का नुकसान। इनको सलाह दीजिए। होल्ड कीजिए, ये एक साइडवेज जोन पर है, बैंड बना हुआ है 450 का और 560 580 का, अपमूव जरूर मिलेगा। होल्ड कीजिए, लोअर लेवल्स में अच्छे सपोर्ट है, आपको 580 भी देखने को मिलेगा। चलिए तो होल्ड करिए इस पोजीशन को, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रकाश गाबा हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अर्निंग सीजन है और काफी सारी कंपनियां जिनके नतीजे आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे की राह कैसी हो सकती है। इमामी के भी नतीजे आपने देखा कल आए, थोड़े से ठंडे थे नतीजे, और आगे का आउटलुक क्या है, इन नतीजों में देखकर किन चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ NH भंसाली साहब जुड़ चुके हैं जो कि CEO फाइनेंस हैं इमामी के। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए कैसी रही बीती तिमाही आपके लिए? चैलेंजिंग था क्वार्टर, आपने देखा रिजल्ट्स जैसे जी। प्राइमरी ऑफटेक्स तो इम्पैक्ट हुआ था उसका, सो सेल्स हमारा उस हिसाब से प्राइमरीली दिखता है कि डाउन हुआ है। डिस्टॉकिंग बहुत हुई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, जीएसटी का एप्रीहेंशन बहुत था बाजार में कि कैसे होगा, और मोर सो वेयर जो होलसेल जो मार्केट है उसको इससे जीएसटी से अलाइन होने में उसमें टाइम लग रहा था, तो ये सबसे थोड़ा इम्पैक्ट आया है डोमेस्टिक मार्केट में। और इंटरनेशनल बिजनेस में भी देखें तो हमारे जो कुछ फोकस मार्केट थे जहाँ की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, चैलेंजिंग थे, तो वहाँ थोड़ी सी इम्पैक्ट थी। बट मोर सो हमने इन्वेंट्री करेक्शन इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा किया था, मेनली हमारी जो KSA मार्केट है विच इज सो फोकस्ड, तो वहाँ जो चेंज किया तो उसके लिए हमारा इम्पैक्ट आया। बट सेकेंडरी सेल्स हमारी अच्छी रही इंटरनेशनल बिजनेस में, तो हमको लोग को लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अभी से फ्रॉम आवर आगे का पीरियड हमारा अच्छा रहेगा, और सेकंड हाफ वुड बी मच बेटर देन व्हाट द फर्स्ट हाफ यू विल बी इन्वेस्टिंग। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हम अभी प्रशांत पांडे साहब से बात कर रहे थे जो ENIL के चेयरमैन है, वो भी बिल्कुल यही कह रहे थे कि देखिए इस बार तो बड़ी दिक्कत थी, खासतौर पर GST को लेकर। ये सारी दिक्कतें अब सॉल्व हो गई हैं, और क्या किसी भी एनालिस्ट को Q1 के नंबर्स देखने के बजाय Q1 और Q2 के नंबर्स जोड़कर देखने चाहिए? देखिए आप को हर एंगल से देखना चाहिए नंबर को, Q1 Q2 को देख सकते हैं, इवन आप लास्ट ईयर क्या ग्रोथ डिलीवर हुआ था वो भी देख सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो हमने लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 20% से ज्यादा 21% का ग्रोथ डिलीवर किया था। हाँ, और हमारे मार्केट शेयर जो है प्रोडक्ट्स के, तो वो मार्केट शेयर फिर भी इंटैक्ट है। तो अगर वो सब चीज देख के अंडरलाइंग टोन जो है वो मार्केट का ग्रोथ ओरिएंटेड है, और ये तो टाइम आएगा, अभी अपने आप समझ मतलब प्रूव हो जाएगा। सो अल्टीमेटली द परफॉर्मेंस हैज टू बी प्रूवन। बिल्कुल सही है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज एनविसेज। अच्छा सर, कुछ पर्सनल केयर सेगमेंट में एक्विजिशंस की आपकी योजना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि आगे चलकर आप उस सेगमेंट को ग्रो करने के लिए कुछ एक्विजिशंस कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जी देखिए, ग्रोथ हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस से भी आएगा, एग्जिस्टिंग जो हमारे जो पावर ब्रांड्स है वो सब में भी अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। उसमें हम लोग बहुत जगह न्यू लॉन्चेस भी कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी किया है। जंडू में भी फर्स्ट क्वार्टर में AC मतलब मार्केट वेन वाज चैलेंजिंग, बट वी कंटिन्यूड विथ इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू लॉन्चेस ऑल्सो। तो जैसे हमने जंडू में स्प्रे, रोल ऑन, ये सब लॉन्च किया है, और हमारे दूसरे भी जो फेस वॉशेस में ऑन द गो वाटरलेस फेस वॉश विच इज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, वो भी लॉन्च किया है। फेयर एंड हैंडसम में भी फेस वॉशेस दूसरे किए हैं। तो एक्टिविटीज सब चालू है और न्यू लॉन्चेस और आएंगे, तो ग्रोथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आएगा, न्यू लॉन्चेस से आएगा, एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो कभी अगर हमको लगता है कि कोई जगह में भी कोई बिजनेस फिट हमारे लिए अच्छा बैठता है और उचित मिलता है, तो वी ऑलवेज लुक फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी, और उसका एक्विजिशन हम लोग वी कीप ऑन इवैल्यूएटिंग। तो ये कब क्या हो सकता है वो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आने से ही होता है। चलिए बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और कंपनी के नतीजों पर और आउटलुक पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। धन्यवाद आपका आज के लिए। और टाटा टी के अलार्म बजने से पहले
जागो रे कैंपेन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और उससे निपटने के लिए ठोस सुझाव भी दे रहा है। नेटवर्क 18 को इस बात की खुशी है कि हम इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं और महिलाओं को लेकर समाज में जो गैर बराबरी है उसे खत्म करने की बड़ी पहल में छोटी लेकिन अहम भूमिका हम निभा रहे हैं। हमारी आपसे ये अपील है कि आप भी इस कैंपेन से जुड़िए। jagore.com पर जाइए, ऑनलाइन पिटीशन को साइन करिए ताकि महिलाओं को सुरक्षा और बराबरी दिलाने की हमारी इस मुहिम को ज्यादा ताकत मिल सके। तो ये एक हम्बल अपील नेटवर्क 18 की तरफ से आप सभी को। कमजोर बाजार में कौन से शेयर आपको मुनाफा कमाकर दे सकते हैं, यह सवाल। और आपको बता दूं, प्रकाश गाबा साहब हमारे साथ बने हुए, उनसे जानते हैं आज के उनके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। गाबा साहब बताइए। 2 स्टॉक्स हैं, एक 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट सेफ। डाबर मुझे ठीक ही नजर आता है। डाबर के हिसाब से इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड 310 से 312 वहां तक जाने की संभावना है। स्टॉप होना चाहिए, मैंने पहले 300 दिया था, अब 302 का बढ़ा लेते हैं स्टॉप क्योंकि बढ़ चुका है। स्टॉक जो वीक नज़र आ रहा है वो है अडानी पावर, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है। लोअर लेवल्स 30 के भी देख सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 33 रुपया 50 पैसा। ऑलराइट, तो ये बढ़िया रणनीति, एक शॉर्ट एक लॉन्ग हेज पोजीशन इनमें आप पैसा लगा सकते हैं। शुक्रिया आपका गाबा साहब समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार मुग्धा मेरी सहयोगी जुड़ेंगी दिल्ली से, जो लेकर आएंगी कमोडिटी राउंड अप। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।